नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बीएमसी के बॉस की शुरुआत उस सियासी धुएं से करेंगे जिसे विपक्ष फैलाना चाहता था, लेकिन जिसे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने एक ही बयान में ठंडा कर दिया। तो वहीं बयानबाजी की आदत से बाज नहीं आने वाले संजय राउत एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो बीजेपी से ज्यादा उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत बनते जा रही है। और विधानसभा में भी विपक्ष की मुश्किलें कम नहीं हो रही है और बीएमसी में मुस्लिम वोट बैंक भी टूट रहा है। तो आज हमारे शो बीएमसी का बॉस में आपको मिलेगी बीएमसी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर पार्टी की रणनीति, हर नेता का प्लान और बताएंगे कि कौन बनने जा रहा है बीएमसी का बॉस। तो शो शुरू करें, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अफवाहों पर फुल स्टॉप। शिंदे फडणवीस की एकजुटता से बीएमसी चुनाव में विपक्ष बैकफुट पर। शिंदे ने दिया संदेश, शिंदे फडणवीस में दरार नहीं धार है। संजय राउत की जुबान बनी बोझ। विवादित बयान ने उद्धव ठाकरे को किया कटघरे में खड़ा। राउत के बयान का हो रहा जबरदस्त विरोध। संख्या में फेल विपक्ष को बड़ा झटका। ना नेता प्रतिपक्ष ना विप्स को सरकारी सुविधा। नए जीआर से बदली महाराष्ट्र विधानसभा की सियासत। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की एंट्री से बीएमसी में मुस्लिम वोट बैंक टूटा। विपक्ष की रणनीति भारी संकट में। तो आज बीएमसी चुनाव से जुड़ी एक खबरों पर चर्चा करेंगे, चुनावी समीकरण को समझेंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बीजेपी शिंदे की शिवसेना के बीच तालमेल की। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कोल्ड वॉर शब्द जितना चल रहा है, उतनी ही तेजी से उसे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ठंडा भी कर दिया। शिंदे ने साफ साफ कहा कि उनके और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच किसी भी तरह का टकराव सिर्फ मीडिया की कल्पना है, जमीनी हकीकत नहीं। और यह बयान ऐसे समय में आया है जब बीएमसी चुनाव को लेकर विपक्ष जानबूझकर दरार की अफवाह को फैलाने में जुटा है। बीजेपी और शिंदे शिवसेना के नेता एक दूसरे के प्रचार की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। हिंदुत्व, विकास, मराठी अस्मिता और मुंबई को वसूली गैंग से मुक्त कराने का नैरेटिव कॉमन रखा गया है। सीट शेयरिंग पर मतभेद की बजाय जीत कैसे पक्की हो, इस पर चर्चा चल रही है। यानी बाहर से चाहे जितनी अफवाहें उड़ाई जाए, अंदर खाने महायुति का इंजन सिंक्रोनाइज मोड में चल रहा है। सर, ना जाने कितनी अफवाहें फैलाई गई कि दरार है, बातचीत नहीं होती, लेकिन शिंदे ने तो क्लियर कर दिया। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो बेसिक काम करना चाहिए उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को, वो काम आप करते नहीं हो। आप इस तरह की चीजें फैला करके, जबकि सारे लोगों को मालूम है कि यहाँ जो गठबंधन है वो एक एक सीट के ऊपर कौन उम्मीदवार होना चाहिए, कौन उम्मीदवार है, और आपस में कोऑर्डिनेट करके सीटों का बंटवारा हुआ। ये मत भूलिए कि 20 सीटें लास्ट तक छोड़ दी गई थी। किस लिए? वो इंतजार हो रहा था कि जरा पता करो उधर से कौन है, और जब उधर से तय हुआ तब जाकर के ये कोऑर्डिनेशन होता है। ये आपस में लड़ने झगड़ने, और ये जो दो जगहों पे, एक जगह एमआईएम और एक जगह कांग्रेस पार्टी के साथ जो उठा पटक हुआ, ये खेल जो है इन लोगों ने पकड़ लिया कि दोनों ही जगहों पे ये खबर फैलाई गई कि भाई शिंदे को साथ जो है बैक स्टैबिंग हो रहा है। तो शिंदे साहब ने आकर के बता दिया कि भाई ऐसा है, सीनियर लीडर हैं देवेंद्र फडणवीस। जब मैं सीएम था और वो डिप्टी सीएम थे, तब भी मैं अपना उनको डिप्टी नहीं समझता था। तो ये देवेंद्र फडणवीस को नीचा दिखाने के लिए उद्धव ठाकरे की दिक्कत क्या है ना, उद्धव ठाकरे अमित शाह के साथ जब मीटिंग किया करते थे तो देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठा दिया करते थे। आज हालत ऐसी हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए इनको लाइन लगना पड़ता है। ये ईगो टसल जो है वो उद्धव ठाकरे को मजबूर करता है कि इस तरह की नादानियां करें। इन सब तिकड़म से बीएमसी का चुनाव नहीं जीता। तो सर, ये जो कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है शिंदे और फडणवीस में, वो उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, कोऑर्डिनेशन तो होना ही था, क्योंकि विचारधारा के आधार पर बने गठबंधन है ये। अगर नेता आपस में थोड़े बहुत अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए झगड़ा भी करेंगे, कार्यकर्ता नहीं करेगा। ये अंतर है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना में। उद्धव ठाकरे के गठबंधन और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में। उद्धव ठाकरे के गठबंधन चाहे राज ठाकरे से हो,
कांग्रेस से हो, एनसीपी से हो, या फिर वो अपनी रणनीति चेंज करे, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता हैं वो अभी भी जानते हैं कि ये राज ठाकरे जो कुछ दिन पहले तक अजान क्यों दिया जा रहा है लाउड स्पीकर से, उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए था। ये अजान में लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटवाएंगे उसके लिए आंदोलन कर रहा था, अचानक से मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर वोट मांग रहा है, तो कार्यकर्ता कैसे खुश रहेंगे? ये टीका लगा के टीका मिटा देने से टीका वाले लोग जितने हैं, कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, वो अपना टीका नहीं मिटाएंगे। इसलिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की परेशानी यह है कि शिवसेना, शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों की विचारधारा एक, मुद्दे एक, रणनीति एक, और लोगों के बीच यानी कार्यकर्ताओं के बीच जो कोऑर्डिनेशन दिख रहा है वो कैसे टूटे, कैसे भ्रम फैलाए, उसी पर विराम लगाया एकनाथ शिंदे ने। और जिसके कारण उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये जो दोनों सोच रहे थे कि बीएमसी में सम्मानजनक सीटें लाएंगे, वो सम्मानजनक सीटें भी फिसलती जा रही है। बिल्कुल, तो शिंदे फडणवीस की एकजुटता से बीएमसी चुनाव में विपक्ष बैकफुट पर है, तो वहीं बेतुके बयानबाजी से बाज नहीं आने वाले संजय राउत ने कई सारे बयान देकर उद्धव ठाकरे को ही फंसा दिया है। अपने ताजा बयान में संजय राउत ने कहा कि मेरे हाथ में अगर चुनाव आयोग होगा, मेरे पास अगर पुलिस होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की मैं 4 टुकड़े कर दूंगा। चुनाव आयोग चुनाव पर भरोसा नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा अमित शाह और मोदी पर भरोसा नहीं है। और तो और एक और विवादित बयान सुनिए। संजय राउत ने बीजेपी की तुलना कमाठीपुरा से करते हुए एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाजपा धंधा करने के लिए कमाठीपुरा के बाहर खड़ी है और कोई भी इसका फायदा उठा सकता है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने उनके खिलाफ कड़ा मोर्चा खोल दिया है। क्या सर संजय राउत तमीज भूल चुके हैं कि किस तरह के बयान देने चाहिए? देखिए, सब कुछ भूल चुके हैं वो। ये पता नहीं किस तरीके से उद्धव ठाकरे को ये आदमी ब्लैकमेल कर रहा है कि क्या कर रहा है, कि पूरी दुनिया कह रही है कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से राजनीति में फिसड्डी हो गए, उसका 90% जो जिम्मेदारी जो है, सारे लोग कह रहे कि इस संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आता। आप इस तरह के बाचाल किस्म के लोग, ये सवेरे उठता है, मुंह खोलता है कि बदबू निकलती है, ये इस तरह का बयान आप दोगे और राजनीति में आप रहो। भाई, आप एक मोहल्ले का भी चुनाव जीत सकते हो क्या? एक मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है उद्धव ठाकरे के दिलो दिमाग के ऊपर कि इनको झेलना पड़ता है। इसको और कुछ नहीं कहा सकता कि झेल रहे हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन एक बात समझिए, ये सारी चीजें ये संजय राउत की वजह से, जो राजीव ने एक बात कही, बहुत पते की बात कही कि आज उद्धव ठाकरे के साथ जो शिव सैनिक हैं, उनको अपना टीका मिटा करके मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के प्रचार करना पड़ रहा है। ये हालत हो गई है आपकी। आप न घर के रहे हो, न घाट के रहे हो, और बीएमसी में जो अगर सम्मानजनक सीटें नहीं आई, आसपास नहीं पहुंचे, बीजेपी और शिंदे के बराबर नहीं खड़े हो पाए, या फिर जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव का हाल हुआ है, वो हाल अगर आपका हो गया, तो आप फिर राजनीति में कुछ बयान देने लायक नहीं बचे। वाकई में, और बयान देकर फंस भी गए हैं, क्योंकि कमाठीपुरा में स्थानीय लोगों ने संजय राउत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। कैसे फंसते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, अब पिटाई बाकी है। जिस तरीके का मूड दिख रहा है बीएमसी में, और शिंदे के नेता कार्यकर्ता और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता जो एग्रेसिव मोड में हैं, लगता तो है संजय राउत की पिटाई ही बाकी है। जो प्रदर्शन चल रहा है कि तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, तुम बोल नहीं सकते, तो फिर राजनीति छोड़ दो। जो तरीका इसने डेवलप किया, ये उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करता है, और दूसरी तरफ ये शरद पवार को खुश करने के लिए बीच बीच का रास्ता अपनाता है। संजय राउत को सब मानता है कि ये डबल एजेंट की भूमिका में यूबीटी के अंदर है। ये यूबीटी के अंदर तब तक है जब तक कि राज्यसभा सीट जीतने की औकात यूबीटी में अभी है, 2028 तक रहेगा। अभी जैसे प्रियंका चतुर्वेदी की स्थिति है कि यूबीटी से अब खत्म हो रहा है नाता, क्योंकि इनको लगने लगा अब राज्यसभा की सीट तो मिलेगी नहीं,
महाराष्ट्र में इनके पास संख्या नहीं है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। उसी तरीके से अब संजय राउत की परेशानी है कि न तो शरद पवार की पार्टी के पास विधायक, न यूबीटी के पास विधायक, तो ऐसे में अब तीसरे चौथे जगह पर भी घूमेंगे तो राहुल गांधी को खुश करने के लिए तो बीजेपी को क्या, किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को वो गालियां तक दे सकते हैं। बिल्कुल, तो संजय राउत के बयान ने उद्धव को मुश्किल में डाल दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में पिछले 3 सत्रों से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है और अब विपक्ष को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। नए प्रस्ताव के तहत जिन विपक्षी दलों के पास विधानसभा की कुल संख्या का 10% से कम समर्थन है, उनके चीफ विप और विप को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हालांकि वो पदनाम रख सकेंगे। स्पीकर ने अब तक नेता प्रतिपक्ष की मांग को स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे में नया जीआर और मौजूदा संख्या समीकरण राहुल नार्वेकर के लिए कवच बन गया है और विपक्ष के लिए आईना बन गया है। सर, जिस तरह से प्रस्ताव सामने आया है वो विपक्षी पार्टियों के लिए कितना बड़ा झटका? पहले तो यही शर्म की बात है कि इस तरह की खबर ऐसे टाइम पे आ रही है जब मुंबई में चुनाव हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि भाई नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या चाहिए होता है। भाई विपक्ष का लीडर है, उनको क्या मालूम कि भाई 10% वोट कम से कम चाहिए होता है, उतना सीट नहीं होगा उस पार्टी को तो उसको नहीं मिलता है। जैसे पिछली बार जब 44 सीट पे कांग्रेस पार्टी लटक गई तो कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। इस बार 99 आया है तो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अब उद्धव ठाकरे की ये भी हैसियत नहीं है कि उसकी पार्टी से किसी को जो है वो नेता प्रतिपक्ष बना डाले। आप ये समझिए कि कहां पहुंच गई है। लेकिन अकड़ आप देखिए, अकड़ आप देखिए। अब नया विवाद चला, अभी सारे लोगों ने घेर लिया नार्वेकर को, कोई वीडियो निकाल रहा है, वो बेसिकली स्पीकर साहब हैं, वकील भी हैं, उन्होंने अपना दिमाग घुमाया, ऐसा दिमाग घुमाया है अब चारों तरफ से ये बेचैनी विपक्ष वाले जो है अब किस कोने में जाकर के मुंह छिपाए ये पता नहीं चले। इसलिए अक्लमंद लोगों से लड़ना जो है थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो सर, ये रेजोल्यूशन राहुल नार्वेकर के लिए किस तरह से कवच बन गया है? देखिए, इन्होंने एक बात कही थी पहले भी कि अगर विपक्ष में तुम लोग बैठे हो और विपक्ष में बैठकर चाहते हो कि सत्ता के साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ सुविधाएं ले, तो विपक्ष की भूमिका में ही रहना होगा, दुश्मनी मत निभाने की कोशिश करो। उद्धव ठाकरे का चाल चरित्र चेहरा ऐसा बदल गया, जब भी विधानसभा का सत्र आता है तो वो चुपके चुपके जाकर कभी देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग करेगा, कभी नार्वेकर से मीटिंग करेगा और उसके बाद बार बार कहेगा नहीं नहीं हमें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चाहिए। और किसके लिए चाहिए? आदित्य ठाकरे के लिए चाहिए। कुछ सुविधाएं तो मिल जाए, लेकिन बार बार रोका जा रहा है कि नहीं, अभी तुम्हारा सही चरित्र दिखाई नहीं पड़ा है, कुछ दिन और इंतजार कर लो। अब बाहर आकर वही राहुल नार्वेकर के खिलाफ वही इन लोगों ने अब उनके ऊपर ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नहीं, प्रेशराइज करके हमारे कैंडिडेट को सरेंडर करवा रहे हैं। जैसे कि ऐसे आंधी तूफान मची है यूबीटी और राज ठाकरे की कि इनके कैंडिडेट के आते ही सारे कैंडिडेट भाग जाएंगे, जीत इनकी पक्की हो गई है, जो इनको सरेंडर कराने की जरूरत है। इसलिए ये 3 पार्टियों के लिए संकेत था, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार की और दूसरा यूबीटी। ये तीनों पार्टी के 2 चीफ विप और चीफ विप हुए, यानी कि 6 नेता ऐसे थे जिनके पास सुविधाएं गवर्नमेंट के मिलती थी। एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट की भूमिका में रहते थे। 25 से 50 हजार के बीच ऑनरेडियम मिलता था। ये सारी सुविधाएं खत्म हो गई। अब न इनके पास नेता प्रतिपक्ष, न ही विप और न ही चीफ विप जो संवैधानिक तरीके से हो, जिसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल सके। बिल्कुल। अब आखिरी में बात मुस्लिम फैक्टर की। मुंबई में मुस्लिम आबादी लगभग 20 से 22% के आसपास मानी जाती है, लेकिन अहम सवाल ये नहीं है कि वोट कितने हैं, सवाल ये है कि वोट एकजुट है या बटे हुए हैं। पिछले कुछ चुनाव में मुस्लिम वोट कभी कांग्रेस एनसीपी के साथ गया, कभी उद्धव ठाकरे गुट के पीछे खड़ा दिखा और अब उसमें एआईएमआईएम और स्थानीय मुस्लिम समूहों की एंट्री से बिखराव साफ साफ दिख रहा है। यानी एक मुस्त मुस्लिम वोट बैंक अब इतिहास बनता जा रहा है। सर, इस बार के बीएमसी के चुनाव में मुस्लिम फैक्टर कितना अहम है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, मुसलमान वही वोट करता है जो बीजेपी को हरा सके। ये बहुत क्लियरिटी से, ये कोई इसमें लाग लपेट नहीं है कि दे डोंट वोट फॉर देमसेल्व्स। वो वोट करते हैं बीजेपी को हराने के लिए, हिंदुत्व को हराने के लिए। ये बात तो है।
लेकिन लोकल चुनाव में क्या होता है कि लोकल चुनाव में चूंकि यूनिट बहुत ही छोटा हो जाता है, इस वजह से उनकी एकजुटता का भी कोई ज्यादा असर नहीं होता है। लिमिटेड सीट्स हैं। कल भी राजीव ने बताया कि 15 के आसपास इस तरह की सीटें हैं कि जहां मुसलमान जिसको तय कर दे कि वहां वो जीत जाएंगे। अदरवाइज बाकी जगहों पे जहां पे 30% है, जहां पे 25% है, जहां पे 20, तो वहां आप ये समझिए कि एक मुश्त वोट भी अगर आप देते हैं तो भी आप रिजल्ट को इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं अगर हिंदू वोटर कुछ उसके साथ मिल जाए। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अपने आप को वोट कर करके किसी को जिता दे, ये स्थिति लोकल छोटे चुनाव में नहीं होता है। अब यहां जो एंट्री हुई है एमआईएम की, उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। वो यही कह रहा है कि भाई भूल जाओ बीजेपी को, ये इन लोगों को वोट देने से बेहतर है कि अपने लोगों को जिताओ। और यही इस पूरे चुनाव में एक नया चीज देखने को मिल रहा है। अब जैसे एक सेकुलर पार्टी थी जेडीयू, चुनाव हुआ, अब होता क्या है कि ईवीएम में सब मालूम चल जाता है कि किस मोहल्ले से कितना वोट मिला। और जब पिछली बार जेडीयू वाले जब हारे तो सारे लोगों ने यही कहा, मतलब जीते भी थे, जो सीट जीत के भी आए, जैसे देवेश बाबू जीत के आए सीतामढ़ी से, वो जीत करके आए, लेकिन उनको जब बाइफरकेट करके बताया गया, जब उनको दिखा कि भाई मुसलमान लोग तो वोट ही नहीं किया, तो वो लोग बयान बड़ा फेमस हुआ था। तो अब ये देखना होगा कि बीएमसी चुनाव के बाद ये जो नए नए मुसलमान बने हैं उद्धव ठाकरे, उनको कितना बड़ा झटका लगता है। उनको तो ये लग रहा है कि 10% जो है उम्मीदवार आपने मुसलमानों को दे दिया तो मुसलमान जो है बढ़ चढ़ करके उद्धव ठाकरे को वोट करेंगे। ये चुनाव के नतीजों के बाद बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगेगा। सर, आपको क्या लगता है ओवैसी कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? देखिए, मुसलमानों का इन्फ्लुएंस दिख रहा है अभी यूबीटी के अंदर और राज ठाकरे की पार्टी में। ये दोनों जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए वहां पर इनके अपने कार्यकर्ता साथ नहीं दे रहे, जहां पर मुसलमानों का वोट इन्हें मिलता दिखाई पड़ रहा है। ये मोहल्ले ऐसे हैं कि एक तरफ मुसलमानों का मोहल्ला तो दूसरी तरफ हिंदुओं का मोहल्ला है। ये कोई विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है कि 15 लाख 10 लाख वोटर हैं। तो इसलिए जहां जहां वो दिखता है कि देखो उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यूबीटी को वोट मिलने वाला है, तो ऐसी स्थिति हो गई कि यूबीटी के नेता कार्यकर्ता ये मानने लगते हैं कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को हराना इसलिए चाहती है क्योंकि हिंदुओं को हराना चाहती है। इसलिए ये जो विधानसभा में हुआ था बटोगे तो कटोगे, वही स्थिति अभी बीएमसी में हो रहा है। तभी तो सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस बीएमसी के चुनाव में कूदे हुए हैं और हर दिन उनका एग्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चुनाव आते आते वोटिंग से पहले हो सकता है कि पूरी मुंबई में वही हवा चल दे जैसे विधानसभा में चला था। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपका भी जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आज की तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ महायुति है जहां शिंदे और फडणवीस की जोड़ी अफवाहों से नहीं एजेंडे से राजनीति कर रही है। हिंदुत्व साफ है, विकास का रोड मैप तय है, मराठी अस्मिता केंद्र में है और मुंबई को वसूली गैंग और सियासी सौदागरों से मुक्त कराने का संकल्प भी है। तो देखना होगा बीएमसी का बॉस आखिर कौन बनता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।